नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं ईवीएस के नेक्स्ट सेशन में। दोस्तों आज हम ईवीएस के 30 क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे और इसमें देखते हैं कि हम कितने क्वेश्चंस के राइट आंसर दे पाते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका है, प्रेक्षण विधि की सीमाएं हैं। प्रेक्षण विधि की जो सीमाएं होती हैं वो क्या होती हैं? इस विधि में प्रेक्षण सूक्ष्मता से न करने पर प्राप्त परिणाम अधिक वैध एवं विश्वसनीय नहीं होते हैं। इस विधि से व्यक्ति के आंतरिक व्यवहारों का अध्ययन संभव नहीं है और यह विधि मितव्ययी नहीं है। उपरोक्त सभी। तो इसमें कौन सा आंसर सही होगा? प्रेक्षण विधि क्या है? प्रेक्षण विधि अत्यंत खर्चीली होती है और इस विधि द्वारा क्या होता है कि यदि प्रेक्षण सूक्ष्मता से नहीं किया गया तो परिणाम विश्वसनीय और वैध नहीं होते हैं तथा इससे क्या होता है कि व्यक्ति के आंतरिक व्यवहारों का अध्ययन नहीं किया जा सकता। अतः इसमें जितने भी ये कथन सारे दिए गए हैं ये सभी ऑप्शंस राइट है। तो क्या होगा? उपरोक्त सभी। इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? इकोसिस्टम क्या है? सबसे पहले हम ये समझते हैं। इकोसिस्टम का जो अर्थ होता है वो यही होता है कि एक जीवित समुदाय होता है और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र। जीवित समुदाय क्या है? इकोसिस्टम। जैसे ये हमारा एक इकोसिस्टम है। इसमें क्या है कि पेड़ पौधे, घास फूस और पक्षी, मछली, जानवर, ये सभी जिसमें जीवित प्राणी हैं, ये सब क्या है? सब एक इकोसिस्टम है। सब एक दूसरे पे क्या होते हैं? डिपेंडेंट होते हैं। जैसे ये बगुला मछली को खाता है, मेढक मछली को खाते हैं, मेढक को सांप खाते हैं, इसे और पौधों को खाते, कीट पतंगे खाते हैं, कीट पतंगे मेढक द्वारा खाए जाते हैं। तो ये सब क्या करते हैं? ये सब एक इकोसिस्टम बनाते हैं और इसमें एक कड़ी जुड़ती जाती है। फूड वेब और फूड चेन इनका बनता जाता है, जो क्या होता है? हमारा इकोसिस्टम होता है। तो इकोसिस्टम का जो अर्थ होता है उसकी सही परिभाषा क्या होती है इकोसिस्टम की? इकोसिस्टम जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र होता है। जीवों और उसके भौतिक वातावरण में परस्पर क्रिया का एक जैविक समुदाय जो है वही हमारा पारिस्थितिकी तंत्र होता है, इकोसिस्टम। मानव किसी के क्रम में 2 पैरों पर चलने का सबसे बड़ा लाभ क्या है? जो सबसे बड़ा लाभ है वो क्या है? 2 पैरों पर चलने का सबसे बड़ा लाभ है क्या है? हाथ जो है वो स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क की आज्ञा अनुसार कार्य कर सकते हैं। जो मानव शरीर के हाथ होते हैं, हमारे मस्तिष्क में जैसे विचार आता है कि हमें ये चीज यहाँ से उठा के यहाँ रखना है तो उस काम के लिए क्या आगे बढ़ता है? हमारा हाथ उस काम को करने के लिए आगे बढ़ता है। मानव अपने विकास के समय अन्य चौपाया पशुओं की भांति विचरण करता है, परंतु कुछ समय पश्चात क्या होता है कि वह अपने विकास के क्रम में 2 पैरों पर चलने का प्रयास करता है और सफलता प्राप्त करता है। लेकिन मानव के अपने जो दोनों पैरों पर चलने का सबसे बड़ा लाभ होता है वो क्या है? वो मस्तिष्क की आज्ञा अनुसार हाथों का स्वतंत्र रूप से कार्य करना होता है। जैसे ही हमारे मस्तिष्क में ये बात आती है कि ये गट्ठर हमें यहाँ से उठा के इस जगह पे रखना है तो मस्तिष्क क्या करता है? तुरंत हाथ को आदेश देता है और हाथ क्या करता है? इस गट्ठर को उठा के इस जगह से इस जगह रख देता है। ये क्या होता है? 2 पैरों पर चलने का जो सबसे बड़ा लाभ होता है वो मस्तिष्क की आज्ञा अनुसार कार्य करता है। भूकंप की तीव्रता मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? भूकंप की जो तीव्रता मापते हैं उस यंत्र को हम सिस्मोग्राफ कहते हैं। आइए एक बार सिस्मोग्राफ हम देख लेते हैं। तो कुछ इस तरीके का होता है सिस्मोग्राफ यंत्र जो भूकंप मापी होता है और इसी रेक्टल स्केल पे भूकंप की तीव्रता मापी जाती है कि भूकंप कितने, जैसे सब कहते हैं रेक्टल स्केल पे 6 थी, 2.4 थी, 6 थी। तो ये जो रोटेटिंग ड्रम है और ग्राउंड मोशन, इन पे क्या होता है? हम इसी रेक्टल स्केल पे पता करते हैं कि भूकंप की तीव्रता कितनी है। और जो सिस्मोग्राफ यंत्र में क्या होता है? रेक्टल पैमाने का प्रयोग किया जाता है जिसमें 0 से 9 तक के अंक जो है वो चिन्हित होते हैं
और रेक्टर पैमाने पर बढ़ता हुआ जो अंक है वो भूकंप की बढ़ती हुई तीव्रता को प्रदर्शित करता है। जैसे जैसे ये घटता बढ़ता जाता है उसी हिसाब से भूकंप का पता चलता है कि भूकंप कितना कम और कितना कहाँ पे कम और कहाँ पे सबसे ज्यादा है। और जो इसका अगला अंक होता है वो पिछले अंक से 10 गुना अधिक होता है। जैसे मान लीजिए हमने रेक्टल स्केल पे अभी देखा कि यहाँ पे 2 था और नेक्स्ट जैसे ही भूकंप आता है ये 6 हो जाता है, या यहाँ पे आप समझ लीजिए 3 है, तो हम 2 के आगे 3 नहीं देखते हैं बल्कि यहाँ से हम 3 तक देखते हैं। और जब ये जो 2 और 3 के बीच की डिस्टेंस होती है वो 10 गुना ज्यादा होती है। सूर्य से निकटतम ग्रह कौन है? सूर्य के जो सबसे निकटतम ग्रह है वो बुध है। हम देख लेते हैं, ये हमारा सूर्य है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सबसे निकटतम जो सूर्य के सबसे करीब है वो कौन है? ये है बुध ग्रह सूर्य के सबसे निकटतम होता है। और सूर्य का ये जो परिक्रमा चक्र होता है ये कितने दिन का, ये बुध का जो परिक्रमा चक्र होता है सूर्य के चारों तरफ, ये कितने दिन का होता है? तो ये 88 दिन का होता है। ये 88 दिन में अपनी परिक्रमा पूरी करता है सूर्य की। और ये दिन में या शाम में, दोपहर में ऐसे आप नहीं देख सकते हैं। जो हमारा शुक्र ग्रह है वो पृथ्वी के सबसे नजदीक है, जिसे हम सुबह के समय या शाम के समय देख पाते हैं, दोपहर में नहीं दिखता है। और बुध जो है सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह भी है। गिर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? गिर राष्ट्रीय पार्क जो है ये हमारा गुजरात राज्य में स्थित है। और यहाँ पे किसे रखा गया है? गुजरात में गिर राष्ट्रीय पार्क में ये यहाँ पे एशियाई लायन को संरक्षित किया गया है। और गिर राष्ट्रीय उद्यान की जो स्थापना हुई थी ये 1965 ईस्वी में हुई थी। गिर राष्ट्रीय उद्यान जो राष्ट्रीय पार्क है इसकी स्थापना 1965 ईस्वी में हुई थी और ये गुजरात के काठियावाड़ जिले में, गुजरात के काठियावाड़ जिले में स्थित है। निरीक्षण विधि की विशेषता नहीं है। निरीक्षण विधि की कौन सी विशेषता नहीं है? यह एक बाल केंद्रित विधि है जिसमें शिक्षक एक प्रशासक के रूप में होता है। पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का गुण है। पर्यावरण शिक्षा में जो समस्या समाधान का विधि गुण है वो क्या है? लक्ष्य केंद्रित होना चाहिए, चयनात्मक भी होना चाहिए और सृजनात्मक विधि भी होनी चाहिए, अर्थात ये सभी होने चाहिए। और जो इनका चयनात्मक समाधान विधि है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप इसे मत भूलिएगा। किसी पारतंत्र में तत्वों का चक्रण कहलाता है। किसी पारतंत्र में जो तत्वों का चक्रण है वो क्या कहलाता है? जीव भूरासायनिक चक्र। चिपको आंदोलन के प्रणेता थे। चिपको आंदोलन के जो प्रणेता थे वो कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा जी थे। और चिपको आंदोलन क्या था? चिपको आंदोलन में था कि जो पेड़ पौधे हैं उनकी कटाई को रोकने के लिए लोग क्या किए थे? पेड़ों से चिपक गए थे कि पेड़ हम नहीं काटने देंगे। और यही था कि या तो आप हमें मार दीजिए या फिर पेड़ काटिए। तो लोग पेड़ों के बचाव में क्या किए थे? एक सर्कल बनाते थे और पेड़ की सुरक्षा में पेड़ से चिपक जाते थे। और चिपको आंदोलन जो है ये उत्तराखंड के चमोली में, कहाँ से शुरू हुआ था? उत्तराखंड के चमोली, उत्तराखंड के चमोली जनपद में वृक्षों को काटने के विरोध में कब हुआ था? 1970 में सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा जी द्वारा शुरू किया गया था। जिस पेड़ को काटा गया था लोग उस पेड़ से चिपक कर खड़े हो जाते थे। जिस भी पेड़ को काटने के लिए लोग आगे बढ़ते थे तो लोग क्या करते थे? उस पेड़ से चिपक कर खड़े हो जाते थे, अर्थात आपको पेड़ नहीं काटना है। तो वहीं से चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी।
इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति है। इंसुलिन की जो रासायनिक प्रकृति होती है वो क्या है? प्रोटीन है। और इंसुलिन ही वह प्रथम प्रोटीन होता है जिसका आधुनिक वैज्ञानिक नाम प्रयोगशाला में सफल संश्लेषण किया गया था। और इंसुलिन जो है वो कार्बोहाइड्रेट उपापचय के लिए महत्वपूर्ण होता है। यह क्या करता है? यह शर्करा और वसा के निर्माण के लिए, यह शर्करा और वसा किस किस के लिए? शर्करा और वसा के निर्माण में भी सहायक होता है। पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होता है। पौधों में जो अर्धसूत्री विभाजन होता है वह किसके द्वारा होता है? वो पराग कोश के द्वारा होता है। और जहाँ परागण की क्रिया द्वारा क्या होता है? निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। जब परागण की क्रिया होती है तो सेल, इससे क्या होते हैं? सेल प्लेट्स बनती हैं, जैसे 2 से 4, 4 से 6 ऐसे ऐसे सेल्स डिवाइड होती जाती हैं। और कोश का विभाजन जिसे क्या कहते हैं? अर्धसूत्री एक विशेष प्रकार का कोश का विभाजन होता है। यह यूकैरियोट प्राणियों में लैंगिक जनन के लिए आवश्यक होता है। और जो अर्धसूत्रण द्वारा युग्मक कोशिकाएं उत्पन्न होती हैं वो क्या? परागकोश है। जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता है। ये हमारा ट्रॉफिक लेवल, ये समझ लो आप एक जैविक समुदाय है। इस जैविक समुदाय से हम समझते हैं इसमें है कि जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता है। तो जो जैविक समुदाय के प्राथमिक उपभोक्ता हैं वो कौन होते हैं? ये हमारे जो प्लांट्स, घास फूस और झाड़ियां होती हैं, ये क्या होते हैं? ये प्रोड्यूसर होते हैं, उत्पादक होते हैं। और इसे जो खाते हैं वो हमारे प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। तो जो ये हमारे प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं ये क्या कहलाते हैं? शाकाहारी होते हैं, क्योंकि ये किस पे डिपेंड होते हैं? ये इन्हीं घास फूस पे डिपेंड होते हैं। तो इसलिए जैविक समुदाय में जो प्राथमिक उपभोक्ता होता है वो कौन सा होता है? शाकाहारी होता है। और जो सेकेंडरी उपभोक्ता होते हैं जो इन्हें खाते हैं, जो शाकाहारी जीवों को खाते हैं, वो प्राइमरी कार्निवोरस होते हैं, जैसे लोमड़ी हो गई, बिल्ली है, चूहा है, ये सब इन शाकाहारी जीवों को खाते हैं। लेकिन जो सेकेंडरी कार्निवोरस होते हैं वो क्या करते हैं? वो लोमड़ी, बिल्ली, चूहा इन सबको खा जाते हैं। कार्निवोरस दोनों होते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं? वो इन्हें खा जाते हैं। जैसे शेर है, बाज है, ये सब क्या करते हैं? ये सब गीदड़ का भी शिकार करते हैं। और बाज जो है ये पक्षियों को भी खाते हैं, शाकाहारी जीवों को भी खाते हैं। और ये जो फॉक्स हैं, लायन हैं और जितने ये गोट वगैरह, हैन हैं, इन सबको ये खाते हैं। ये सेकेंडरी कार्निवोरस में आते हैं। ज्वर नियंत्रण में आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली औषधि है। जो बुखार में हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं वो कौन सी दवा होती है? पैरासीटामोल होती है। दही निर्माण हेतु कौन सा सूक्ष्मजीवी उत्तरदायी है? दही निर्माण हेतु जो सबसे ज्यादा उत्तरदायी है वो क्या है? लैक्टोबैसिलस होता है। और लैक्टोबैसिलस नामक सूक्ष्मजीव उत्तरदायी होता है। लैक्टोबैसिलस सूक्ष्मजीव क्या करता है? ये दूध में किण्वन क्रिया द्वारा, किसके द्वारा? ये दूध में किण्वन क्रिया करता है जिसके द्वारा दही बनता है। और उस दही में जो सूक्ष्मजीव होता है उसका क्या नाम होता है? लैक्टोबैसिलस। मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी? तो जो मानव रुधिर वर्ग की खोज हुई थी वो सर्वप्रथम ऑस्ट्रिया के चिकित्सक जो थे वो कार्ल लैंड स्टीनर थे। कहाँ के थे ये ऑस्ट्रिया के थे। ऑस्ट्रिया। कार्ल लैंड स्टीनर ये कहाँ के थे? ऑस्ट्रिया के चिकित्सक थे। और इन्होंने सन 1901 में खोज की थी। और लैंड स्टीनर जी ने रुधिर वर्ग को 4 भागों में विभाजित किया था। कौन कौन सा? ए बी और रुधिर वर्ग ओ। इन 4 भागों में इन्होंने रुधिर को डिवाइड किया था। प्याज का भी यही भाग हम खाते हैं और आलू का भी यही भाग खाया जाता है जो जमीन के अंदर होता है।
और अदरक का क्या खाते हैं? अदरक का भी हम यही भाग खाते हैं जो जमीन के अंदर होता है। तो अदरक, प्याज, आलू और अदरक ये क्या है? ये हमारे तना होते हैं जिनका खाने योग्य भाग होता है। एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव होते हैं। जो एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव होते हैं वो क्या है? पैरामीशियन। और ये क्या होते हैं कि जिनके शरीर का निर्माण मात्र एक ही कोशिका से होता है। और ये क्या करते हैं कि प्रोटोजोआ संघ में भाग लेते हैं। एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव के बहुत से उदाहरण हैं, जैसे एंटमीबा है और हिस्टोलिटिका है, लिस्मैसियन है, डेनोवानी है। ये सभी कैसे होते हैं? एक कोशिकीय जीव होते हैं। निम्न में से कौन सा पादप उत्पाद साबुन का विस्थापन है? कौन सा पादप उत्पाद साबुन का विस्थापन है? तो वो क्या है? रीठा। रीठा भारत में पाया जाने वाला एक मुख्य उत्पादक है और रीठा साबुन का विस्थापन है। इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? बालों के संरक्षण के लिए अक्सर रीठे का प्रयोग किया जाता है। इससे बाल सुंदर, घने और मजबूत बनते हैं। और सुनार लोग रीठे का उपयोग जो है वो सोना, चांदी और दूसरी कीमती धातुओं को चमकाने में भी करते हैं। निम्नलिखित वाहनी ईंधनों में से किसको आजकल पर्यावरण स्नेही माना जाता है? जिसे हम पर्यावरण स्नेही आजकल मान रहे हैं वो क्या है? संपीड़ित प्राकृतिक गैस है, CNG जिसे कहते हैं। यह वाहनी ईंधनों में सबसे ज्यादा पर्यावरण स्नेही माना गया है क्योंकि इससे बहुत कम मात्रा में पर्यावरण प्रदूषण होता है और ये प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली ज्वलनशील गैस को जो है वो अत्यधिक दबाव के अंदर रखने से बने तरल को CNG कहते हैं। CNG मुख्य रूप से मीथेन, मीथेन, इथेन और प्रोपेन, 3 गैसों से मिलकर बनी होती है। मीथेन, इथेन और प्रोपेन गैसीय अपशिष्ट हैं। गैसीय अपशिष्ट कौन से हैं? जो लकड़ी, कोयला, इन सब से जो जलने वाले हैं, जो धुआं निकलता है, वो सब क्या है? वो गैसीय अपशिष्ट होते हैं। और गैसीय अपशिष्ट के रूप में ये पर्यावरण में प्रदूषण का भी काम करते हैं, जो मुख्यतः वायु प्रदूषण का कारण बनते हैं। और गैसीय अपशिष्ट लकड़ी, कोयले से जलने से निकलने वाला धुआं है, औद्योगिक क्षेत्रों की चिमनियों से निकलने वाला धुआं, जंगल में लगने वाली आग से निकलने वाला धुआं, इन सभी से क्या होता है? ये सब गैसीय अपशिष्ट हैं और इन सब से पर्यावरण प्रदूषित होता है। निम्नलिखित में से कौन से पौधे दूर दूर प्रसारित होते हैं? कौन से पौधे हैं जो दूर दूर प्रसारित होते हैं? तो क्या है? जिनका फल द्वारा प्रकीर्णित होता है वही पौधे दूर दूर तक प्रकाशित होते हैं, उनका प्रसार होता है। और ये पौधों का जो पराग होता है वो वायु, कीट और जीव जंतु, पक्षी, इन सभी के द्वारा होता है। और पक्षी प्रायः क्या करते हैं? भोजन की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं और इसी क्रम में वो क्या करते हैं? विभिन्न पौधों के फलों को खाते हैं, जिनका पराग जो है वो परागकण फल के कीट द्वारा हो जाता है। जब एक जीव लाभ लेता है बिना दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए हुए, तो वो क्या होता है? वह सहभोगी होता है। और ये सहभागिता या सहभोजी जो होते हैं या विभिन्न जीव जातियों के मध्य एक ऐसा अंतःक्रिया होती है जिसमें एक जंतु को इस संबंध से लाभ होता है किंतु दूसरे जंतु को इससे कोई हानि नहीं होती है। और जो सहभोजी के उदाहरण होते हैं जैसे गैस्ट्रोपोड, क्या है? गैस्ट्रोपोड, ये कवच में है जो जिसमें केकड़ा रहता है और कवच के ऊपर समुद्री एनीमोन चिपकी रहती है, लेकिन केकड़े को इससे कोई नुकसान नहीं होता। तो वो क्या होता है? सहभोजी जीव होते हैं। जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़े को खाता है और कीड़े हरे पौधों को खाते हैं,
तो मोर का पोषण तल कौन सा होता है? मोर किस में होता है? पहले हम एक इकोसिस्टम देखते हैं। तो जो क्या है, जब मोर सांप को खाता है, यहाँ मान लीजिए मोर है, मोर किसको खाएगा? सांप को खाएगा। सांप किसको खाते हैं? कीड़े मकोड़ों को खाते हैं। और कीड़े किसे खाते हैं? ये हरे पौधों को खाते हैं। तो इसमें मोर पूछा है, मोर का पोषण तल कौन सा होता है? तो मोर किस लेवल पे आता है? ये कौन सा पोषण तल होता है? ये खाद्य पिरामिड के सबसे शीर्ष पर होते हैं। कहाँ पे होते हैं? ये हमारा खाद्य पिरामिड है, और खाद्य पिरामिड के सबसे शीर्ष पर जो होते हैं वो कौन होते हैं? मोर होते हैं। निम्न में से कौन सा कायांतरित सेल का उदाहरण है? कायांतरित सेल का जो उदाहरण है वो संगमरमर है। और संगमरमर क्या होता है कि ये ज्वालामुखी के क्रिया के फलस्वरूप जो मैग्मा बाहर निकलता है, और मैग्मा के संपर्क में जो क्षेत्र की चट्टानें होती हैं वो रूपांतरित हो जाती हैं, जिससे संगमरमर कहते हैं। महासागरों में निम्न में से कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? जो महासागर में सबसे ज्यादा लवण पाया जाता है वो कौन सा होता है? वो है सोडियम क्लोराइड। ये सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। और सोडियम एक अकार्बनिक यौगिक होता है, और सोडियम का जो रासायनिक सूत्र होता है वो है NaCl होता है। और इसका जो अनुपात होता है वो 1:1 का होता है, और सोडियम और क्लोराइड के जो आयन को दर्शाता है। राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है? जो राज्यसभा में सभाएं होती हैं उनकी अध्यक्षता कौन करता है? उनकी अध्यक्षता उपराष्ट्रपति करते हैं। तो आइए हम अपने वर्तमान के उपराष्ट्रपति को देख लेते हैं। तो M.K. वेंकैया नायडू ये हमारे जो है वर्तमान के उपराष्ट्रपति हैं। तो आप इनका नाम मत भूलिएगा। निम्न में से किस मिट्टी का विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्रों में है? कौन सी मिट्टी है जो भारत के सर्वाधिक क्षेत्रों में है? तो वो जलोढ़ मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी भारत के सर्वाधिक क्षेत्रों में पाई जाती है। और जलोढ़ मिट्टी में जो होता है वो नाइट्रोजन, इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस आदि उर्वरकों की कमी पाई जाती है, परंतु ह्यूमस की पर्याप्त मात्रा होती है। और यह मिट्टी कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं वो कौन से कहलाते हैं? किस श्रेणी में आते हैं? जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं वो किस श्रेणी में आते हैं? वो प्रथम चरण के उपभोक्ता होते हैं, जिसमें सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन का निर्माण करने वाली श्रेणी का उत्पादक कहते हैं। और उत्पादक पर निर्भर रहने वाले जो प्रथम श्रेणी होती है वो शाकाहारी कहलाती है। प्लेग है। प्लेग कौन सी बीमारी से फैलता है? ये एक जीवाणु जनित बीमारी है प्लेग, और यह एक संक्रमण रोग है जो पास्ट्यूरेला किससे? पास्ट्यूरेला पेस्टिस नामक जीवाणु के कारण फैलता है। और प्लेग से हैं जो मानव के कौन से पार्ट प्रभावित होते हैं? तो प्लेग से मानव के लंग्स प्रभावित होते हैं। और इसमें क्या होता है कि प्लेग से जो रोग का वाहक होता है उसे हम कई अन्य नामों से भी जानते हैं, जैसे ब्लैक डेथ है, टाउन है, पेस्ट है। ये आदि सब किस नाम से जाने जाते हैं? ये सब प्लेग के ही नाम हैं। तो दोस्तों आज का ये सेशन आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।